नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गारे फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू को लेके। आज हमारे साथ चेतना बटुअर मैडम है जो कि गढ़चिरौली से बिलोंग करती हैं। लगभग पिछले 16 सालों से वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रही हैं, एलआईसी का बिजनेस कर रही हैं। इन 16 सालों में उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं। ऐसे अचीवमेंट जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि लगभग एक साल के अंदर एमडीआरटी करना और उसी साल में 20 लाख रुपए तक का इनकम कमाना, ये उनकी एक स्पेशलिटी है। अपने कस्टमर को एक अच्छी सर्विस देके उनको अच्छा ग्रोथ करना, उनके फाइनेंशियल प्लानिंग करना और बहुत सारे नए नए चीजों को ट्राई करना, अपने बिजनेस में यूटिलाइज करना, ये उनकी स्पेशलिटी है। तो ये सभी चीजों के बारे में हम आराम से उनसे चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। चेतना जी नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस इंटरव्यू में। कैसे हैं आप? नमस्ते सर। अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया। ओके। पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि गढ़चिरौली जब बोला जाता है ना, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, नासिक से हूँ, लेकिन गढ़चिरौली जब बोलते हैं तो पहले वो थोड़ा सा माओवादी, थोड़ा सा टेररिस्ट जैसा, थोड़ा सा ऐसा है ना, ऐसा अलग फीलिंग आता है कि गढ़चिरौली थोड़ा सा फॉरेस्ट का एरिया है वगैरह वगैरह। हाँ, तो डेफिनेटली आप वहां पे रहती हैं, वहां पे बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। थोड़ा सा मुझे आपके शुरुआती दौर के बारे में बताइए कि इंश्योरेंस सिस्टम में, इंश्योरेंस बिजनेस में आप कैसे आए और शुरुआती के दौर कैसे रहा आपका, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी जी। स्टार्टिंग में तो 2007 में मैंने शुरुआत की थी। मेरे सर है विनय ढोले सर, उनके हम्म यहाँ ऑफिस में मैं जॉब करती थी। फिर उनको लगा कि मुझ में पोटेंशियल है तो एजेंसी ले ले और एडवाइजर बन ले। तो मैं हम्म बोली चलो ट्राई करके देखते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में लगा था कि बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत समझाना पड़ेगा, तो दिक्कतें आएंगी ऐसा वैसा, लेकिन सर ने कहा कि तुम ट्राई करके देखो, तुम्हारे में पोटेंशियल है तो तुम कर सकते हो। तो मुझे तो कुछ तो बनना था, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई थी 12 में ही। वैसे मुझे जज बनना था, तो एक दिल में ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ करके दिखाना है भाई। तो अब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो, और कंपनी इतनी रेपुटेड है, प्लान इतने अच्छे हैं और प्रेजेंटेशन अच्छा रहा, सर्विस अच्छी रही, तो सामने वाले को तो सिक्योर बनना ही है बहुत फ्यूचर अच्छा। के लिए, ताकि उसकी लाइबिलिटी फुलफिल हो सके। शेयरिंग हम्म। तो चाहिए ना, लाइबिलिटी को कोई तो भी फुलफिल कर सके। तो अच्छा। इसीलिए फिर मैंने जुड़ना चाहा, और मुझे मुझे लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, तो इस फील्ड में मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। तो हम्म। कोई बोलते हैं आप में हमारी फाइल दे रहे हो बना के, तो आप क्या चार्जेस ले रहे हो ये हम्म। सब कराने का? मैं बोली नहीं, चार्जेस नहीं, आप हमारी कंपनी के पॉलिसी होल्डर हो, इसीलिए मैं आपका पोर्टफोलियो बना दे रही हूँ। और मुझे अच्छा लगता है किसी के काम आना, तो मैं करा देती हूँ। बहुत अच्छा। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आप केवल काम नहीं कर रही हैं, आप एक महिला करके काम कर रही हैं, आपका परिवार भी संभाल रही है। और महिला करके काम करते हो काफी चैलेंजेस भी होते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे जगह जहाँ पे उतना ज्यादा महिलाओं को घर से बाहर निकल के काम करना, मैं नहीं जानता जितना कंफर्टेबल समझा जाता है। इनिशियल दौर पे आपका बिजनेस मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ होगा, फिर आपने बड़ा बड़ा पॉलिसी बेचना स्टार्ट किया होगा। आज की डेट में आप ऑलरेडी एक अच्छा सक्सेसफुल एडवाइजर करके गढ़चिरौली में काम कर रही हैं, काफी अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं। तो मैं चाहता हूं इस जर्नी को, ये जो 16 साल की जर्नी है, इसको आप थोड़ा सा दो टुकड़े में या तीन टुकड़ों में डिवाइड करके बताएं कि शुरुआती दौर चैलेंज भरे थे, कैसे थे, बीच के दौर में क्या डेवलपमेंट हुआ, और अभी आप जब लगभग 50,000 या 75,000 का एवरेज प्रीमियम बेच रही है, तो अभी क्या डिफरेंस हुआ। तो इस बोलते ना, इस पिक्चर को, 16 साल के पिक्चर को थोड़ा सा दो या तीन टुकड़ों में अलग अलग चैलेंजेस कैसे चेंज होते गए आपके बिजनेस को, वो थोड़ा बताएं। जी जी जरूर। मेरे लिए तो बहुत स्टार्टिंग में चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ थी। तो मुझे ये प्रपोजल में मेडिकल वगैरह आता था तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी, इवन रो देती थी, कैसा करूँ कैसा करूँ। लेकिन सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बोले जितना चैलेंजिंग आते हैं उतना आप इम्प्रूव हो जाओगे, और आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है। और आप अगर कंपनी रहती आपकी कंपनी, तो आप भी सामने वाले से इतना डिटेल में पूछते थे, तो आप पर कंपनी विश्वास रखती है कि आप क्लाइंट की सही इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप उनको जो भी रिपोर्ट्स लगते हैं तो आपने अच्छे से फुलफिल कराने चाहिए और हम्म। उनको प्रिपेयर करना चाहिए ऑनेस्टी बताने के लिए। तो स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं टिपिकल हाउसवाइफ थी। तो लेकिन सर की ट्रेनिंग की वजह से, वहां पे जो एटमॉस्फेयर था ऑफिस में, हम्म। उनकी ट्रेनिंग की वजह से सब मैं सीख पाई। मैं आरडी का ट्रेनिंग भी लेती थी उनके ऑफिस में। अच्छा, आप लेती थी। हाँ, सर कभी कभी दूर से देखते थे कैसे पढ़ाती है वगैरह, तो अच्छी पढ़ा लेती थी मैं, तो इसलिए मेरी प्रेजेंटेशन स्किल वहां पे डेवलप हो गई। और अंडर हम्म राइटिंग भी करती थी प्रपोजल का, कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होनी चाहिए, पेपर वर्क क्या होना चाहिए, यानी हम्म फाइनेंशियल अंडर राइटिंग
मेडिकल की अंडर राइटिंग क्या क्या होती है, टासा कैसे चेक किया जाता है, एसएलसी कैसे, वगैरह वगैरह। तो वहां पे मुझे नॉलेज बहुत मिल गया। तो हम्म। मुझे जब एजेंसी में लेने के बाद मुझे बहुत आसान गया कि मुझे पता था कि बाद में ये रिक्वायरमेंट लगनी है, तो मैं पहले ही मेरा प्रपोजल अपडेट करके ही सबमिट करती थी। तो यानी कि आप ये कह रही हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस था, मतलब आपके ब्रांच में डेवलपमेंट ऑफिसर के पास आप जो थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए आपने काम किया था शायद से, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपके आपके सेल्स में काफी फायदेमंद रहा, ऐसे आपका कहना हाँ है? हाँ, बहुत अच्छा। फायदेमंद रहा, क्योंकि मुझे पता चला कि कौन से काम को कितना टाइम लगता है, क्या एफर्ट्स हम्म, लगाने पड़ते हैं, पार्टी को कैसे कन्विंस करना पड़ता है, ब्रांच को कैसे सपोर्ट करना पड़ता है। तो मुझे हम्म, बहुत, मेरे स्टाफ को भी बताने को आसान जाता है कि ये काम करने के लिए इतना टाइम लगता है और ये इस तरह से होता है, क्योंकि वो मैं कर चुकी रहती है, तो मुझे आसान जाता है समझने में, बताने में। हम्म, और अंडर राइटिंग की वजह से तो मुझे बहुत सपोर्ट हुआ सर के ऑफिस में काम करने की वजह से, मेरे खुद के हम्म, एजेंसी में। और बड़े बड़े क्लाइंट को जब मैं मीटिंग के लिए जाती थी तो सर मेरे साथ नहीं आते थे, हम्म, ताकि मैं इंडिपेंडेंट बन सकूं अच्छे से। और हम्म, करोड़ों की भी पॉलिसी रहती थी तो सर नहीं आते थे। तो मुझे हम्म। ऐसा लगता था कि पानी में झोंक दिया है किसी ने, अभी मुझे तैरना है खुद ही। क्या कभी बात कभी है। तो रोना भी है, कभी कभी रोना भी आता था कि कैसे अच्छा। फेस करूं, कैसे फेस करूं। हाँ। लेकिन मैंने प्रिपेयर करके, नॉलेज और पार्टी को कन्विंस करके वो संभाला, और वो दौर से बाहर आई। मुझे हम्म, तब सर का गुस्सा आता था कि सपोर्ट नहीं करते, किसी से पूछूं क्या। और सब हमारे सर के एजेंट बोले तो वो एक नॉलेजेबल पर्सन करके ही देखते थे सब लोग, कि इनको सब आता है, इनको कुछ बताना नहीं पड़ता। तो क्या सर बात है। कुछ कुछ बातें हम पे सौंप देते थे, तो तुमको फेस करना है ताकि तुम उसमें शार्प हो सको, तुमको शाइनिंग आ सके, जितना रबिंग होगा उतनी शाइनिंग आ गई तो तुम खुद वो अकेले मेंटेन करो। तो ऐसे करते करते मैंने अकेले ही सब प्रेजेंटेशन करती थी, प्रिपेयर करती थी, पार्टी को कन्विंस करती थी, नॉट ओनली पर्टिकुलर ओनली वन पॉलिसी, बट ऑल्सो एवरीथिंग। उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बन के, हम्म, इडिक्वेट इंश्योरेंस दे के, हम्म, प्रीवियस पॉलिसी में सर्विसिंग दे के, एक हम्म, अलग यूनिकनेस दिखा के, ये तुमको मस्ट है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यूरिन ब्लड चेक किए बगैर हमको इंटरनल पता नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सा विटामिन कम है। जब तक हम पता नहीं चलेगा, जब तक हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं बनाएंगे, तब तक उनमें अवेयरनेस नहीं आएगा। तो हम्म, मैं उनको वेल्थ कॉन्शियस बनाती थी, हम्म, सर्विसिंग देती थी, और वक्त आने पे कॉल क्लोज करती थी। तब तक मेरे ऐसे भी कुछ क्लाइंट है कि 10 साल से मैं उनको सर्विस देते जा रही हूँ, रिलेशन मेंटेन करते जा रही हूँ, बर्थडे विशिंग हो, एनिवर्सरी हो, उनके प्रीवियस प्लानिंग में सर्विसिंग हो, सब देती थी। लेकिन वक्त आने पे मैं ही कॉल को ओपन करती थी। फिर उनको भी पता चल जाता था कि ऐसे लोगों से ही करना चाहिए जो हमको परफेक्ट एडवाइस दे, सर्विस दे, सॉल्यूशन दे, सजेशन दे। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए और कुछ थोड़ा सा पीछा लगने की वजह से नहीं देते थे। अच्छा। हर इंश्योरेंस एडवाइजर की जिंदगी में फेजेस में काम होता है। जैसे शुरुआती दौर में उसकी इच्छा होती है कि मैं दो पैसा कमा लूं इंश्योरेंस से, या बिजनेस से थोड़ा पैसा कमा लूं। मुझे गारंटी है कि आपके शुरुआती के 1 साल, 2 साल, 3 साल भी कुछ ऐसे होंगे कि आपके बिजनेस में सेट हो जाए, क्योंकि आपने ये बिजनेस कभी किया नहीं था, तो आपको लगा कि मेरे को ये करना चाहिए। फिर एक दौर आता है कि जब आप देखते हैं ब्रांच में कोई 100 पॉलिसी कर रहा है, कोई 50 पॉलिसी कर रहा है, कोई एमडीआरटी कर रहा है। हो सकता है आप किसी कॉन्फ्रेंस में ब्रांच में गए हो जहां पे आपके ब्रांच में ऑलरेडी किसी ने एमडीआरटी किया है, उनको आपने देखा किस तरीके से रिवॉर्ड मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है। और फिर आपकी जिंदगी में भी एक विचार आया कि आपने भी एमडीआरटी करना चाहिए, है ना, ऐसा एक विचार आया। आपने एक ऐसा साल था जिसमें आपने एमडीआरटी भी पूरा किया और 20 लाख रुपए का लगभग पूरा इनकम भी कमाया, फ्रेश और रिन्यूअल मिला के। मैं थोड़ा सा उस साल के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो इच्छा आपके मन में कैसे जागृत हुई, और उसको पूरा करने के लिए बोलते ना कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, है ना, कि अब मेरी बेटी है 7 साल की, अगर उसको आइसक्रीम चाहिए तो वो सब करेगी कि उसको देना ही पड़ता है, हट कर लेती है। तो ऐसे ही कभी कभी इंश्योरेंस एडवाइजर मैंने देखा है कि अपने दिल से एक गार्ड बांध लेते कि अभी तो मेरे को एमडीआरटी करना ही है, किसी भी हाल में करना है। और मैं समझ सकता हूं, क्योंकि 2019-20 के बाद में, लॉकडाउन के बाद में आपसे मेरा परिचय हुआ। भले ही आप गढ़चिरौली से, मैं नासिक से हूं, लेकिन आपने कुछ वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े, फिर आपने हमें से कुछ मार्केटिंग के टूल्स खरीदे, काफी सारे मटेरियल खरीदे, कुछ फाइल्स वगैरह मंगाए, ये सब चीजें हम आपसे इंटरेक्शन कर रहे थे। लेकिन मैं उस साल के बारे में, आपकी मनोदशा, आपकी मानसिकता के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि ऐसा आपकी जिंदगी में कब लगा आपको कि एमडीआरटी करना चाहिए, और फिर उसको करने के लिए आपने क्या क्या वो किया जिसकी वजह से एमडीआरटी आपका पूरा हुआ, वो सक्सेस जी बताइए जी। थोड़ा सा। हाँ, वो तो नहीं भूल सकती मैं, क्योंकि हाँ। 2015 से लेके 20 तक, वैसे तो मैं हर साल एमडीआरटी हो सकती थी, क्योंकि मेरा प्रीमियम भी हो जाता था करीबन
पॉलिसी भी हो जाते थे, लेकिन बड़े पॉलिसी में मेडिकल की रिक्वायरमेंट होने की वजह से वो 31 दिसंबर में आधे प्रपोजल सैंक्शन हो जाते थे, आधे नेक्स्ट ईयर में चले जाते थे। तो हम्म। मेरा एमडीआरटी 4-5 साल ऐसे स्किप हो गया। 95%, 94, 96, 99, 100% होने के बाद भी मेरा अच्छा, एमडीआरटी नहीं होता था, यानी प्रीमियम मेरा हो जाता था, लेकिन वो नंबर नहीं गिरने की वजह से वो सेकंड साल में आधा और लास्ट साल में आधा चला जाता था। तो मुझे मेरा जितना एमडीआरटी जितना याद है, मुझे ऐसे लगता है कि आपने एक बार मुझे शेयर किया था कि आपका एमडीआरटी पूरा हो चुका था, कुछ तो एक मेरे ख्याल से मेडिकल या कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन, जी कुछ जी तो जी। ऐसा पेंडिंग था जिसकी वजह से आपका एकदम पास में आके रह गया। ये हाँ आपने मुझे हाँ, शेयर किया था एक बार। एक एक साल तो ऑफिस में हेल्थ एक्स्ट्रा उनको कैलकुलेट अच्छे से नहीं करने में आया, और रात के 12 बज गए थे, 12 बज के आखिर के मिनट में था वो, और वो नहीं हो रहा था, टेक्निकली कुछ इश्यू आ रहा था। तो प्रीमियम भर चुके थे, डिसीजन आ चुका था, और एक दो प्रपोजल की वजह से, यानी 1-2 लाख प्रीमियम की वजह से मेरा नंबर ना गिरने की वजह से एमडीआरटी स्किप हो गया था। 17, 18 में, 16 में ऐसे ही बहुत बार हो गया था। अच्छा अच्छा। तो इसको एमडीआरटी तो मैं हर हाँ, साल हो जाती थी, ओके, लेकिन इसको वो थोड़ा सा मैं आपको इसको, क्योंकि ये बहुत अच्छा इमोशंस आपने शेयर किया, और ये इमोशंस में काफी सारे एडवाइजर हो सकते हैं कि जो एमडीआरटी के लिए बहुत ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है ना कि आखिरी दिन तक, रात को 12 बजे तक हम हाथ पैर मारते रहते हैं कि ये हो जाए, और कभी हाँ कभी मेंटली हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में या फिर आपने जैसे बताया टेक्निकल डिफिकल्टी में वो अटक जाता है। तो आपने ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार ये सिचुएशन फेस किया, ऐसे आपकी बातों से लग रहा है मुझे। 5 बार एग्जैक्टली सर, पांच 5 बार। 5 बार। तो क्या फीलिंग होता है जब ऐसे होता है? मैं समझ सकता हूँ कि गुस्सा तो आता होगा अंदर से कि ये क्या, लेकिन आप वो लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? क्या हमें 31 दिसंबर तक रात को 12 बजे तक अपने बिजनेस के लिए वेट रहना चाहिए, या एक दो महीने पहले ही इसको प्लानिंग कर लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपने क्या सीखा उस 3-4 सालों से कि जिसके कारण अगले साल आपका इमीडिएटली हो गया? तो क्या हुआ हाँ हाँ, बताइए जरा। नहीं वो तो है सर। लेकिन एच एन आई क्लाइंट जो होते हैं ना, वो उनका मीटिंग जल्दी से नहीं मिलता, पेपर के लिए हो या मेडिकल के लिए हो, तो हम्म। उसी में 6 महीने गुजर जाते हैं। हम्म। एजेंट सभी लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि उनके लिए टाइम इज मनी होता है, हम्म। वक्त कैसे गुजरता पता ही नहीं चलता। और बड़े प्रपोजल में पेपर्स भी बहुत लगते हैं, मेडिकल भी बहुत लगते हैं, और बड़े लोगों को टाइम भी कम मिलता है, तो अच्छा। इसकी वजह से वो लेट होता है। हम्म। नहीं तो अगर उन्होंने क्लाइंट की तरफ से अगर जल्दी जल्दी हो जाता है सब, तो जल्दी हो जाता है। लेकिन इन 4 साल में मैंने ये सीखा, मैं तो पहले साल से ही पहले महीने से ही ट्राई करती थी, इतना आखिर तक नहीं जाता था। बहुत बार मुझे सबक मिला कि आखिर की इसमें मैं बहुत सिक्सर मारने के चक्कर में आउट हो जाती थी। ओके, धोनी जैसे आखिरी बॉल में छक्का लगा के मैच को जिता देंगे, ऐसे हर बार नहीं होता है ना। कभी कभी मिस भी हो और जाता है। नहीं, वैसे वो प्रपोजल 2-3 महीने ही सबमिट पहले हो जाते थे, जैसे अच्छा। नवंबर, अक्टूबर में, सितंबर में ही हो जाते थे। लेकिन बड़े प्रपोजल में रिक्वायरमेंट भी बहुत आती है, फिर अगली रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में 1 महीना चला जाता था, फिर और कोई रिक्वायरमेंट। फिर भी हम्म। मुझे जब पता चल जाता था सामने वाले को शुगर है, तो मैं HbA1c पहले ही लगा के दे देती थी, मुझे पता था कि ये मांगने वाले हैं बाद में। अच्छा, तो वो हाँ साल जिसमें आपने एमडीआईटी पूरा किया और जिसमें 20 लाख रुपए का आपका टोटल इनकम हुआ, तो मुझे गारंटी है कि जब 3-4 साल बाद आपका एमडीआईटी थोड़े थोड़े से चीजों से जा रहा था और आपका फिर पूरी तरीके से एमडीआईटी हो भी गया, एक आपके नाम के आगे एमडीआईटी का स्टैंप हाँ लग गया कि आप एमडीआईटी हो चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो फीलिंग कैसे था, और किस प्रकार का इमोशंस था, कैसे लगा? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ वो एक अलग प्रकार का एक्सप्रेशंस होता है ना। कैसे लगा आपको उस साल? हाँ, मुझे तो तब एमडीआरटी का बुखारी हो गया था, और मैं पागल की तरह होती थी, यानी इन बिटवीन तो मुझे खाने का ध्यान नहीं रहता था। इन ओके। बिटवीन मेरी एसिडिटी भी बढ़ जाती थी, कुछ कुछ प्रेजेंटेशन में मेरे आंखों में पानी आ जाता था, सर दर्द होता था, लेकिन मुझे एक अलग सा जुनून था, क्योंकि सर ने कहा था तुमको एमडीआरटी होना है, तुम्हें वो क्वालिटीज है, तो तुमको करके दिखाना है एट एनी कॉस्ट। तो उनकी वजह से मेरी स्पीड अपने आप बढ़ गई, और उस ओके। हिसाब से उस हिसाब से मैंने एफर्ट्स भी लगाए। और जब मैं एमडीआरटी हो गई तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हर साल ऐसे हो रहा था, आखिर के इसमें इतना अप एंड डाउन हो गया था कि आधा बिजनेस अगले साल में, आधा बिजनेस पिछले साल में, तो पूरा जनवरी से जीरो से मीटर शुरू करो। क्या तो बात है। बहुत दिक्कतें आती थी, लेकिन जब हुआ तब मुझे फॉरेन जाने को नहीं मिला, क्योंकि तब कोविड हो गया था। ओहो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ हाँ। हाँ, वहां पे नहीं जाना मिला,
कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मुझे एमडीआरटी होना था, उसके बाद सीओटी टीओटी भी होना है। लेकिन जैसे आपने कहा कि लेडीज लोगों को सब कुछ देखते हुए बचे हुए टाइम में वो करना पड़ता है, बच्चों की तरफ भी इग्नोरेंस नहीं कर सकते। और अब होम मिनिस्टर है जो, जैसे हाउस वाइफ है तो सब घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, कुछ साल पहले सास ससुर भी थे, उनकी भी सेवा करते हुए, और मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें कम ज्यादा मुझे चलता नहीं, और मैं 3-4 घंटे मेरे पूजे में जाते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो अभी भी आप तो रोज का 2-3 घंटा आपका पूजा होती है? हाँ हाँ, पूरा दिन का पकड़ लिए तो 4-5 घंटे जाते हैं मेरी पूजा में। क्या बात है, तो ये मेरी तो बहुत मम्मी अच्छी बात है। बोलती है शॉर्टली किया करो, अब एलआईसी की तरफ ध्यान दो, अभी कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ है तुम्हारा। अच्छा। तो मुझे लगता, हाँ, तो मैं बोलती अरे हो जाएगा, क्योंकि मुझे पैसा कमाने के साथ साथ कर्म को भी फोकस करना है, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए जिसका हिसाब मुझे बाद में देना है, पैसे हम्म। तो मुझे यही छोड़ के जाना क्या है बात ना। है, तो आप एक तो अच्छी सोच के साथ बिजनेस कर रही हैं। और हाँ, चलो, आपकी और ना आपके विचार है, आपकी श्रद्धा है, तो उसको हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, मैं और एक पैसों के साथ साथ मैं ब्लेसिंग भी कमाती हूँ, जी। जो मुझे हमेशा के लिए डेवलप करता है। इसलिए मैं किसी को भी प्रेजेंटेशन करती हूँ तो सामने वाले को वहां पे उनकी जगह पे रख के देखती हूँ, मुझे कि वहां पे मैं रहती तो मुझे इतना फोर्स करना, पीछे लगना और मिसगाइड करना अच्छा नहीं लगता। तो सामने वाले का फायदा जिसमें है, सामने वाले की मजबूरी जो है उसके हिसाब से मैं 10 साल वेट करती हूँ, लेकिन उनको फोर्स नहीं करती किसी बात के लिए, उनके हिसाब से चलती हूँ। नहीं तो अब तक मैं बहुत बार एमडीआरटी हो जाती थी, तो लेकिन कस्टमर मुझे, सेंट्रिक अप्रोच आपका रहता है। हाँ, मैं उनकी बिजनेस के साथ मैं ब्लेसिंग कमाना ज्यादा पसंद करती अच्छा, तो बी फॉर बिजनेस एंड बी फॉर ब्लेसिंग्स। हूँ। जी जी। आपने अभी तक जितने बात किया उसमें से मुझे एक इमोशन समझ में आ रहा है कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, उनका नाम क्या है? जी, विनय ढोले सर। विनय डोले जी। जी तो विनय ढोले जी के बारे में बहुत मैं रिस्पेक्टफुल फील कर रहा हूं, क्योंकि आपके बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका आपके जिंदगी के, आपके बिजनेस में, आपके एमडीआरटी में आपका जो ग्रोथ है उसमें काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, काफी अच्छा सपोर्ट है, काफी अच्छा गाइडेंस है। तो जी जी। मैं एक अलग सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने जनरली ये सवाल ज्यादा करके कभी इंटरव्यू पूछा नहीं है, लेकिन आपको पूछने की इच्छा का है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, एलआईसी में जब हम काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें अपॉर्चुनिटी तो एक जैसी मिली हुई है, हम वही प्लान जो बेच रहे, जैसे आनंद है, लाभ है, लक्ष्य, वो सब बेच सकते हैं। लेकिन एक एक चीज ऐसी होती है जो एडिशनल हमें मिलती है, जो मुझे लगता है कि हमें जी एक अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर मिलना, हमें एक ऐसे जी। डेवलपमेंट ऑफिसर मिलना कि जो हमारा दिल से ग्रोथ चाहते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। और जैसे बोलते हैं ना, एक माता पिता अपने बच्चों के अच्छे के लिए कभी कभी चिल्ला भी देते, थोड़ा थोड़ा कभी कभी, हाँ कि ये हाँ, क्यों नहीं करते तुम। तो ऐसे चिंता करते हैं। कभी कभी आपको भी गुस्सा किया होगा शायद से, उस रिस्पेक्ट से कि आप कुछ अच्छा करें। हाँ हाँ। और ऐसा कभी तो भी बोलना जरूरी होता है, तब जाके हमें भी वो मन में लगता है कि नहीं, अभी करना है, और फिर हम जोर शोर से काम को लग जाते हैं। तो मैं जी विनय जी। ढोले जी का धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से, कि बहुत अच्छा आपने रिस्पेक्टली उनको सिखाया, और बहुत बोलते ना, आपके यहाँ पे वो कुछ काम कर रहे थे, वहां से लेके आज एमडीआरटी एडवाइजर तक वो उनका जो ट्रैवल है बहुत अच्छा है। जी मेरा जी। सवाल यह है कि आपके विचार से एक एक डेडिकेटेड डेवलपमेंट ऑफिसर का सपोर्ट इंश्योरेंस एजेंसी में, इंश्योरेंस बिजनेस में, स्पेसिफिकली एलआईसी में, जब आपको गाइड करने के लिए एक बढ़िया डेवलपमेंट ऑफिसर जो हर मौके पे आपको कुछ ना कुछ गाइड देते हैं, ये कितना अच्छा होता है, कितना सही होता है, और कितना आपके बिजनेस के लिए वो जरूरी होता है, आपको क्या लगता है? बहुत जरूरी है सर, क्योंकि वो एक हमको एक शेप देते हैं, हमको फिनिशिंग देते हैं, हमको हम्म। रीबर्थ करते हैं हमारा बिजनेस में, हमारा अच्छा। सोचने का तरीका, हमारा उठने बैठने का लेके समझाने का तरीका। क्योंकि नॉलेज नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हम पार्टी को फेस टू फेस बात नहीं कर पाएंगे। आजकल तो सब इतना एडवांस नॉलेज रहते हैं, तो उनको उनके सभी सभी सवालों का जवाब देना, उनमें अवेयरनेस लाना, उनको नीड रियलाइज कराना, और उनके प्रीवियस प्लानिंग में सभी सर्विस देना और अच्छा प्रेजेंटेशन देना, इडिक्वेट होने के लिए आने वाले 2-4 साल में किस्तों में कराना। जैसे हम्म। इडिक्वेट उनको 2 करोड़ का चाहिए है, हम्म। हम्म। एचएलवी को कैलकुलेट करते हुए, और हम्म। उनका प्रीमियम 50 लाख का है या 1 करोड़ का है, तो बैलेंस 2 करोड़ का देना है, तो एट ए टाइम तो नहीं दे पाते, तो आने हम्म। वाले 5 साल में 25-25 लाख, 50-50 लाख करते हुए अच्छा। उनको इडिक्वेट कराना है। तो इस तरह से हम उनको करते हैं। तो इसमें सर का मुझे बहुत सपोर्ट हुआ, सर की वजह से, और मैडम हमारी, मेरी फ्रेंड है, उनकी वाइफ,
तो उन दोनों ने मुझे एक प्रकार से एक नया चेतना भर दी है मेरे में। आपका नाम जो है चेतना मैडम। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा ये। और ये बहुत जरूरी है, हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे हर हर बैट्समैन जो होता है ना, उसका कोच इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत ही अच्छे से आपको कोचिंग किया, इसके लिए मैं जी विनोद जी जी, का बहुत धन्यवाद अच्छा देता मिला। हूँ। जी। वो आ, दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। यानी मुझे बनने में मुझे बहुत तकलीफें आई। जैसे सर हमारे बहुत स्ट्रिक्ट है, हम्म। इतना डांटते थे मुझे, अब इसमें इतना डांटते थे मुझे, बहुत गुस्सा आता था, रोना भी आता था। इवन मेरे पापा ने, मेरे हस्बैंड ने, किसी ने इतना डांटा नहीं जितना मेरे सर ने डांटा। अच्छा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उनके डांटने की वजह से मैं ठीक हो गई, नहीं तो मैं सुनती ही नहीं थी ना, मैं हम्म, वहां यहाँ तक आती थी। चलो तो अच्छी मेरी बात। सहेली मुझे समझाती थी वो अच्छे के लिए डांट रहे हैं। अगर वो डांटते नहीं तो मैं वो सीरियसली नहीं लेती थी उस बात को। तो हम्म। कभी कभी डांटना भी जरूरी है। जैसे शाम की आई ने अगर उसको पानी में नहीं ढकेलते थे तो उसको स्विमिंग नहीं आता था। हम्म, क्या बात है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। थोड़ा सा इस चर्चा को अलग टॉपिक लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि आपसे मुझे याद है कि आप लगभग 1.5-2 सालों से हमारे टच में हैं। इनिशियली वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लॉन्च करने से पहले भी आप हमसे जुड़े थे, काफी सारा एक्टिविटी आपसे कराया हमने। वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया, आपने पहली बार हमारा 3 घंटे का 2.5 घंटे का फ्री वेबिनार अटेंड किया। उसके बाद 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया, जिसके अंदर हमने परिवर्तन की, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें अपने आप को डेवलप करना है, सोशल मीडिया की दुनिया में हमें आपको प्रेजेंस को बढ़ाना है वीडियो मार्केटिंग करके। तो आपने जिंदगी में पहली बार हमारा कोर्स के बाद में अपने वीडियो बनाए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रकार से आपने वीडियो को प्रमोट किया, आपके वीडियो को अच्छे व्यूज आए हैं। तो थोड़ा सा आपके बिजनेस को वीडियो मार्केटिंग इस एडिशनल क्वालिटी से, जैसे एक महिला होती है अच्छे आभूषण पहनती है तो श्रृंगार करने के बाद वो और सुंदर दिखती है, उसी प्रकार से आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस में वीडियो मार्केटिंग ये जो एक एलिमेंट ऐड हो गया, जिसके बाद आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ गया, जिसके बाद आपका हो सकता है रीच बढ़ गया, आप ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पा रहे हो। तो ये परिवर्तन स्पेसिफिकली वीडियो मार्केटिंग का आपकी जिंदगी में कैसे था, और उससे आपको क्या फायदा हुआ, किस प्रकार से आपका रिस्पांस, कस्टमर का रिस्पांस, आपके परिवार वालों का रिस्पांस, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आपका कोर्स करने के बाद अभी भी कर रही हूँ, मुझे तो लगता है मैंने 4-5 बार रिपीट किया है। जी जी क्योंकि जी। मेरा ऐसा कहना है कि जब तक नहीं आता तब तक नहीं छोड़ना चाहिए उसको। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और ये स्पेसिफिकली मैं मतलब ना यहाँ पे एंट्री करना चाहता हूँ, इसका इसका एक एंट्री करना चाहता हूँ कि आप रियली जब तक करते नहीं तब तक उसको छोड़ते नहीं, ये मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आपने काफी बार हमारा हर प्रोग्राम को आपने कंटिन्यू किया, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर से उसी हाँ सवाल को, वीडियो मार्केटिंग का कैसे आपकी जिंदगी में इफेक्ट रहा? हाँ, बहुत अच्छा इफेक्ट इफेक्ट रहा, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज हमको उतना नहीं रहता था। मार्केटिंग का नॉलेज है, लेकिन टेक्निकल होना जरूरी है, क्योंकि अब सब डिजिटल हो रहे हैं। क्योंकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाते हैं। यहाँ क्या, हम्म हम गांव के गांव में या ज्यादा से ज्यादा चंद्रपुर, नागपुर, आसपास के गांव तक जा सकते हैं। लेकिन ठीक हमने है। कोविड में देखा है कि हम्म डिजिटल मार्केटिंग का कितना इफेक्ट हो गया है। कहाँ की हम्म चीज कहाँ तक जा रही है, कहाँ का बंदा कहाँ तक पहुंच पा रहा है। हम्म और ज्यादा नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, जो जरूरतमंद है वहां तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है किसी को मेरे जैसे एडवाइजर का इंतजार है, लेकिन उनको पता नहीं है कि गढ़चिरौली में कोई चेतना है जो इतने हमको अच्छे से समझाएगी, सर्विस देगी। तो वहां तक भी पहुंच पाते हैं वीडियो के तरह, वीडियो के वजह से। तो आपका ट्रेनिंग करने के बाद हमको बहुत अच्छा लग रहा है, एडवांस नॉलेज आ रहे हैं। और आपकी जो ये मेथड है 1-to-1 कोचिंग का, तो हम परिणीता मैडम के साथ, निर्मिति मैडम के साथ, पायल मैडम के साथ इतना फ्रेंडली बात करते हैं, तो उनको लगता है कि बड़ी दीदी के साथ बात कर रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, और ओके। उनको अच्छे से पूछ पाती हूँ। तो जैसे जैसे मेरा एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, वैसा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, और करने की इच्छा हो रही, करके देखने की इच्छा हो रही है। नहीं तो करके देखने की इच्छा भी नहीं होती थी, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट स्किप हो जाते थे, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। और कभी कभी कैसे, जैसे 10th के बच्चे ने 5th का क्वेश्चन पूछा तो अजीब लगता है ना। तो क्या लगेगा ऐसा पूछे तो, इतने बार रिपीट किया है, ये भी इतना भी नहीं आता, तो हम पूछ नहीं पाते थे। अच्छा। तो वो वैसे ही रह जाता था। और आपका कोर्स करने के बाद ऐसा लगता है कल से मैं ये बनाऊं, वो बनाऊं, ये बनाऊं, वो बनाऊं। फिर कुछ प्रायोरिटीज आने की वजह से मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, लेकिन मुझे करके दिखाना है एट एनी कॉस्ट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसे आपने कहा कि पैदल भी चलोगे तो दिल्ली कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, पहुंच कभी ना जाओगे। कभी। थामना मराठी में तो मराठी में एक डायलॉग थामना है। तो हाँ।
हाँ, थांबला तो मराठी में संपला. एक कहावत आहे, हा, हाँ. थांबला तो संपला. तर अच्छा. माझी सध्या ऑर्डिनरी गाडी आहे, पण लवकरच ती होईल. सुपर ठीक कार. आहे. मेरी माता जी, मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि माणसाचं तोंड असेल तर माणूस दिल्लीला जाईल, ऐसा वो बोलती हाँ थी. इसका मतलब अगर आप बात कर सकते तो दिल्ली भी जा हाँ हाँ सकते हैं. तो ये सोच मेरे पास हमेशा थी, और एलआईसी के हाँ लगभग 550 ब्रांचेस में जाकर जो मैंने प्रोग्राम कंडक्ट किए, उसके पीछे कहीं तो भी ये इमोशंस था कि इंसान कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है. हाँ. ती तो मराठीमध्ये पण एक कहावत आहे, पुसे त्याचे ना नासे. अच्छा, ऐसा ही है. जो पूछता है ना, उसका कहीं अड़ता नहीं है, कुछ ना कुछ हम्म. सॉल्यूशन मिलता है. लेकिन जो खामोश रहते हैं, पूछते नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, हम्म. तो वो नहीं पहुंच पाते. हम्म. तो जो पूछते हैं उनके प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाते हैं, सॉल्यूशन हम्म. भी मिल जाता है, तो वो फेज को वो कर पाते हैं, ओवरकम कर पाते हैं. ठीक है. हम थोड़ा सा दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जैसे YouTube में अगर हम जाएंगे, और YouTube में जाने के बाद में अगर हम टाइप करते हैं चेतना मैडम का नाम, तो लेट्स सी हाउ वी कैन सी दैट. तो चेतना वटुआर मैडम का हमने नाम टाइप किया, और इस प्रकार से इनका आप देखेंगे इतने सारे वीडियोस आते हैं. अगर हम उनके चैनल को क्लिक करें, तो ये एक प्रेजेंस है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं. इससे सोशल मीडिया प्रेजेंस, अगर आप जो भी ये दर्शक वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आप को पूछिए, अगर आपका नाम यहाँ पे डालेंगे यूट्यूब में तो क्या आता है. क्या कस्टमर आपका प्रेजेंस देख सकता है बिना आपको कॉन्टैक्ट किए? क्योंकि हर चीज खरीदने से पहले हम थोड़ा रिसर्च करना चाहते हैं. हर चीज खरीदने से पहले रिसर्च करना चाहते हैं. कस्टमर को अगर घर बैठे आपके बारे में कुछ रिसर्च करना है, वो कहाँ रिसर्च कर सकता है? गूगल पे कर सकता है, इंटरनेट पे कर सकता है, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, फेसबुक में. सबसे आसान है यूट्यूब पे. तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, चेतना बटुआर, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, एमडीआरटी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, उनका नाम है, उनके वीडियोज है, और वीडियोज को अच्छे अच्छे व्यूज है. तो इस प्रकार का ये जो प्रेजेंस है, इसे सोशल मीडिया प्रेजेंस कहते हैं, जिसके माध्यम से हम कस्टमर को अपना प्रेजेंस दिखा सकते हैं. तो चेतना जी, एक सवाल मेरे मन में आता है इंश्योरेंस बिजनेस को करते वक्त, कि आज के डेट में परसेप्शन, कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है, ये बहुत जरूरी है. कस्टमर को अप्रोच करने के वक्त भी, कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेते वक्त भी, और कस्टमर को प्लान समझाते वक्त भी, और प्लान समझाने के बाद भी कस्टमर के मन में आपकी क्या इमेज है, कस्टमर के मन में आपकी क्या रिस्पेक्ट है. और ये रिस्पेक्ट को अच्छा करने के लिए, एक रिस्पेक्ट को एक्सपर्टाइज बनाने के लिए, जैसे हमारे घर में बेटा है और बेटा बीमार पड़ गया, तो हम कभी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे, एक्सपर्ट के पास जाना पसंद करेंगे. हम कभी भी सस्ते में है इसलिए कोई छोटा सा डॉक्टर के पास चले जाए, ऐसा नहीं करते. ठीक है. उसी प्रकार से आज के डेट में लोग एजुकेटेड हो चुके हैं. अपने जिंदगी का फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों के उच्च शिक्षा का प्लानिंग, वो किसी एक्सपर्ट से कराना चाहते हैं. और आप एक्सपर्ट है ये दिखाने का क्या जरिया है? जैसे कोई इंसान मारुति कार से उतरता है, उसका रिस्पेक्ट अलग होता है. कोई इंसान मर्सिडीज कार से उतरता है, तो उसको पूछना नहीं पड़ता कि अमीर है, ये तो बाय डिफॉल्ट अमीर ही है, ऐसा विचार करना चालू हो जाता है. उसी प्रकार से अगर किसी एडवाइजर का सोशल मीडिया में प्रेजेंस है, यूट्यूब में वीडियोस है, इंस्टाग्राम में रील्स है, सोशल मीडिया में स्ट्रांग प्रेजेंस है, लिंक्डइन में पोस्ट है, फेसबुक के आर्टिकल्स है, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को लिटरेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एक परसेप्शन बिल्ड हो जाता है कि आप इसके एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है. इसके बारे में आपका क्या सोच है? क्या इससे आपका परसेप्शन में कुछ बदलाव हुआ? क्या आपके कस्टमर आपको एक अलग नजरिए से देख पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? हाँ सर, बहुत जरूरी है वो. और हमारा बैकग्राउंड वो देखते हैं, हमारा बिजनेस का कैसा है देखते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे सर्विस देते हैं, और कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं. हमेशा रिमाइंड कराना, जैसे मैंने कहा पहले ही, फैमिली एडवाइजर बनना. और मेरे लिए एमडीआरटी हो, सीओटी हो, टीओटी हो, ये तो क्वालिफिकेशन तो हमारे इंटरनल ऑफिस के लेवल में तो बहुत मायने रखती है. लेकिन मेरे नजर में कस्टमर के दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाना, ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है. अच्छा. मैं जानता हूं आपने हमसे मोटिवेशनल मैसेजेस बनाए, आपने लॉकडाउन में भी कस्टमर को अच्छे अच्छे मोटिवेशनल मैसेज भेजने का विचार किया. कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे हमेशा लगता है कि आप पैसा तो कमाना चाहती हैं, पैसे कमाने के साथ आप कस्टमर के दिल में, मन में एक विचार, एक रिस्पेक्ट तो क्रिएट करना ही चाहती हैं, लेकिन अच्छी सर्विस देके उन्होंने जो जिस चीज के लिए आपसे प्रोडक्ट खरीदा है, उसका 100% उनको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए. और मेरे ख्याल से आपका खुद का ऑफिस भी है, आपका टीम भी है, मेरे ख्याल से आपके कुछ टीम मेंबर्स है. थोड़ा सा आपके टीम मेंबर्स के बारे में बताएं, कितने एम्प्लॉयज आपके पास है और क्या उनका काम है, किस तरीके से वो करते हैं? हाँ, मेरा ऑफिस है. मेरे यहाँ पे 4 लोग काम करते हैं. ग्रेट. प्रीमियम सेंटर भी है एलआईसी का.
ग्रेट। और हाँ, सर्विसिंग भी बहुत होती है हमारे क्लाइंट की। रोज किसी ना किसी का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, तो उनको गिफ्ट देना, विश करना। कभी कभी तो घर वालों को भी याद नहीं रहता, उस बंदे को भी याद नहीं रहता, आज मेरा मेरा मैरिज डे क्या है। हाँ सर, अच्छा। आपका मैरिज एनिवर्सरी। ओके, तो तो आपके यहाँ से डिटेल्ड डेटा होता है जिनको आप फॉलोअप करते हैं, कॉल करके बताते हैं? हाँ हाँ, मैं वीएम प्रो सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ लैपटॉप हम्म में। तो हम्म मेरे स्टाफ को मैंने वैसे ट्रेनिंग दिया है, आते ही भगवान को प्रणाम करना, जो भी भगवान को मानते हो आप, हम्म लेकिन स्टार्टिंग भगवान को थैंक यू बोलना, प्रणाम करना, और फिर बाद में जिसका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उसको विश कराना, उनको गिफ्ट देना। बाद में फिर रिन्यूअल कॉल होते हैं या हम्म सर्विसिंग कॉल होते हैं, एसबी मैच्योरिटी होती है किसी न किसी की रोज, तो उनके बारे में सर्विस देना। मीटिंग कॉल होते हैं, मेरी मीटिंग अपॉइंट करते हैं वो, हम्म। और मेरी कोटेशन बनाते हैं। ये सब काम होते रहते हैं, तो ओके। उनको बताते आपके रहते हैं। आपके जिंदगी में, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर काम करना चालू करता है, बिजनेस करना चालू करता है, उसका बिजनेस बढ़ जाता है, 100 200 400 500 कस्टमर हो जाते हैं, उनको सर्विस देने के लिए खुद ही रिपीट कॉल करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, खुद ही ब्रांच में जाके प्रीम लॉग इन करते हैं। कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेना कि अब मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, अब मेरे पास टीम की जरूरत है, मुझे किसी एम्प्लॉय की जरूरत है। जैसे हमने आपको वैल्यू मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में 4 क्वाड्रेंट स्ट्रैटेजी बताया, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, जिसके अंदर हमें कुछ काम डेलीगेट करना आना चाहिए, हमें कुछ काम हमारे टीम से करवाना आना चाहिए। तो उस विचार से आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर जब बिजनेस करना चालू कर देता है, ऐसा कौन सा इमोशंस होता है, ऐसा कौन सा स्टेज होता है कि जब उसने एम्प्लॉय रखना जरूरी है, उसके बाद उसके पास एक एम्प्लॉय होना चाहिए? और क्या एम्प्लॉय होना एक अच्छी बात है, या फिर क्या आपकी सोच है उसके बारे में? नहीं, एम्प्लॉय होना बहुत जरूरी है, हम्म क्योंकि बहुत से काम है जो उनको छोड़ के हम ज्यादातर ज्यादा टाइम मार्केटिंग में दे सके, प्रेजेंटेशन में दे सके। हम्म अगर हम ब्रांच में भी 2-3 घंटे डाल दे हम्म काम करने के लिए, और कलेक्शन के लिए भी हम ही जाए, तो प्रेजेंटेशन कब करेंगे? तो हम्म इसीलिए स्टाफ होना जरूरी है। हम्म और क्लाइंट को भी रिमाइंड करने के लिए कभी कभी फोन लगाना जरूरी होता है, रिमाइंड करने के लिए। एक बार नहीं लगता तो 4 बार ट्राई करना पड़ता है। इसीलिए हम एक अकेले नहीं सब कर पाते, तो हम्म हमको प्रीवियस पॉलिसी में सर्विंग देते देते ही हमारा टाइम चला जाता है, तो हम नए क्लाइंट को नहीं मिल पाते। तो हम्म हमको स्टाफ रखना जरूरी है, ताकि हम मैक्सिमम हमारे प्रीवियस क्लाइंट को, जैसे सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग जो भी है, उन सभी को अच्छे से सर्विस दो को देखते हुए लोग हमारी यूनिकनेस पसंद करते हैं कि इनका काम करने का ढंग कैसा है। नहीं तो एलआईसी की पॉलिसी तो बहुत से लोग देते हैं, सेल करते हैं, लेकिन जिसमें फैमिली टच हो, और सर्विसिंग अच्छी हो, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, और जो इडिक्वेट इंश्योरेंस दे सके, कैलकुलेट कर सके। तो किसी को पता ही नहीं रहता एचएलवी क्या है, कितने महीने में हमको सोचना चाहिए। कहा सब लोग सेविंग करते हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन कहाँ पे करनी चाहिए, कितने महीने में करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, ये तो बाद में आता है। ओके। थोड़ा अलग और टॉपिक में लेके जाता हूं मैं आपको, क्योंकि मैं एक चीज आप में ऑब्जर्व करता हूं, आप हमारा कोर्स 5 दिन का कर चुकी है, 3 महीने का कोर्स कर रही हैं, और आप कुछ कोर्स रिपीट भी कर रही हैं। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपने वो सेशन किया है, फिर भी आप उतने ही एक्साइटमेंट से सेशन को अटेंड करती है, रिस्पॉन्स देती है, बीच बीच में चैट बॉक्स में कुछ टाइप करती है। तो हमेशा मेरे मन में ये सवाल होता है कि जब ये सेशन उनको ऑलरेडी एक बार हो चुका है, फिर भी इतना एक्साइटमेंट कैसे आता है सुनने के लिए? और कभी कभी मुझे ऐसे लगता है आपका जो रिस्पॉन्स आप देते चैट बॉक्स में, कि जिस तरीके से हम 2-3 घंटा बात करते हैं, कभी कभी 3 घंटा कैसे खत्म हो जाता है ये भी नहीं समझ में आता है। और जब मैं जी पूछता हूँ कि क्या हम स्कोर 15 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं, आप सबसे पहले लिखते हैं हाँ कर सकते हैं। तो एज अ ट्रेनर ये डेफिनेटली मेरे लिए एक जानने की उत्सुकता है कि ऐसा आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में या मुझ में एज अ ट्रेनर करके ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आपको आपने ऑब्जर्व की शायद से ये 2-3 सालों में, और जो आपको लगता है कि जो आपसे हमसे कनेक्टेड रहने में सपोर्ट करती है और हमेशा कुछ सीखने के लिए आपको एक्साइटमेंट करती है? तो ऐसी कौन सी क्वालिटी आपने ऑब्जर्व किया एज अ ट्रेनर या फिर एज अ ट्रेनिंग सिस्टम जो आपको अच्छी लगती ऐसे है? तो ऐसे तो बहुत सी क्वालिटीज है जो मैं बता नहीं पाऊंगी इतने कम समय में। हाँ लेकिन हाँ। आप इतना इन्वॉल्व होके बताते हैं कि सामने वाले का ध्यान नहीं रहेगा, फिर भी उसको सुनना पड़ेगा। और मैं इसीलिए इतना गौर से सुनती हूँ, क्योंकि मुझे रिपीट करना है, तो कहीं कंफ्यूजन है करके मैं रिपीट कर रही हूँ, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, मेरे कंफ्यूजन क्लियर हो, और मैं अच्छे से कर सकूं। वीडियो एडिटिंग हो या चैट जीपीटी का हो, मेरी बच्ची भी बोलते हैं मम्मी अभी तुमको क्या को चैट जीपीटी करना है अभी ये। ओके। तो मैं बोली
हाँ, तो मेरी सहेलियां बोले तुम्हारी मम्मी अभी चैट जीपीटी कर रही है और तुम भी करो। तो वो बोलती रहती है कि मम्मी मेरे फ्रेंड लोग तुमको बहुत ये करते हैं कि तुम्हारी मम्मी इतना सब संभालते हुए भी टाइम निकाल के इतना अच्छे से कोर्स कर रही है और रिपीट कर रही है। और आपका कोर्स रिपीट करने में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप भी उतना सीरियसली इन्वॉल्व होके सिखाते हैं। जी। यानी इन्वॉल्व से, जैसे हमारे ट्रेनिंग के दरमियान भी बहुत से लोगों ने कहा है कि हमने इतना अच्छा ट्रेनिंग कहीं अटेंड नहीं किया है जिसमें आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हो। तो सामने वाला इतना, आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना, बेंबीत न सांगत आहे तो, पोटातून सांगत आहे. ओके, आपने ओठातून नहीं सांगत है तो पोटातून सांगतोय. ओके। तर जो इतना दिल से बता रहा है तो सामने वाले को सुनना बहुत अच्छा लगता है और उसको लगता है कि आज की नीड है वो ये सब डिजिटल होना, यूट्यूब के है, रील्स है, ये सब मस्ट है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी आना चाहिए और मैं आपको करके दिखाऊंगी भी, नहीं पर थोड़ा नहीं। लेट हो रहा है. थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे सभी कामों को प्रायोरिटी देना अच्छा लगता है. घर का भी सब अच्छे से मैनेज हो, भगवान का भी सब अच्छे से मैनेज हो और बिजनेस का भी सब अच्छे से मैनेज हो. यानी सभी रोल मैं अच्छे से करना चाहती हूँ कि कभी कभी एक रोल अच्छे से करने जाओ ना तो दूसरे रोल को इग्नोरेंस अपने आप आ जाता है. तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल होगा, भले ही एमडीआरडी नहीं हो जाऊंगी, बाद में अगले साल हो जाऊंगी, लेकिन दूसरा रोल ये नजरअंदाज नहीं होना चाहिए दूसरे रोल में. अच्छा। तो इसलिए सभी को बैलेंस करते हुए मैं करती हूँ. तो मुझे लेट हो जाता है लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगी. जी, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है. जैसे आपने ये और जर्नी में आपके कोर्स की वजह से मुझ में बहुत बदलाव आया है, सीरियसनेस आया है. क्या बदलाव आए बताइए जरा. बहुत से बदलाव आए हैं. यानी ओके. जैसे ये करके देखना और उस बात का सीरियसनेस, आपने जैसे बहुत से ऐप हमको ट्रिक्स बताए, हैक बताए जो और अच्छे से उसको डेवलप करते हैं. जैसे पहले किचन में गैस पे खाना बनाते, बाद में ओवन आया, है ना, हाँ. एयर फ्रायर आया, क्या क्या नहीं आया. तो उसमें और अच्छे अच्छे से बनते हैं. कंटेंट्स तो वही लगते हैं किचन में जो यूज होते हैं, जी. कंटेंट्स वही है, लेकिन बनाने का तरीका अलग होने की वजह से, वो डिश को अलग नाम देने की वजह से वो डिश अलग बन जाती है और अलग तरीके से बन जाती है, इसलिए वो अच्छी लगने लगती है. क्या बात है है. ना. तो इसीलिए आपके कोर्स की वजह से मुझ में बहुत बदलाव आया है, अवेयरनेस आया है डिजिटल होने का, यूट्यूब में अपने वीडियोस बनाने का, रील्स बनाने का कोशिश कर रही हूँ. एडिटिंग की उसमें फिनिशिंग नहीं आई है, लेकिन क्योंकि मेरा इम्प्लीमेंट करने को टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है. मैं करना चाहती हूँ, करके देखना चाहती हूँ, और 1-to-1 सेशन की वजह से उसमें हम करके देख पा रहे हैं तो एक एक कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है, ताकि मैं प्रॉम्प्ट अच्छे से कैसे डाल सकूं, ताकि मुझे फीडबैक अच्छे से मिल सके, क्योंकि हम जैसे जो मटेरियल डालेंगे उसी से डिश बनेगी ना. तो प्रॉम्प्ट कैसे मैं अच्छे से डाल सकूं, तो आपके ट्रेनिंग की वजह से हम दिन ब दिन बेहतरीन होते जा रहे हैं. भले ही मैं 5 बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन हर बार 25% 50% इंप्रूव भी होते जा रही हूँ. बस करके नहीं दिखा पा रही हूँ, इसलिए वो प्रूव नहीं हो रहा है. ओके. क्योंकि आप रिपीट कर पा रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता हूँ, शायद से बाकी लोगों को ये पूछ नहीं सकता क्योंकि आप काफी 1-2 बार रिपीट कर चुके हैं कि 5 बार सर, 5वीं बार चालू है ये. अच्छी बात है. देखो, जैसे गुलाब जामुन होता है ना, वो मीठे पानी में जितना ज्यादा दिन रहेगा उतना ज्यादा मीठा होता है. सक्सेसफुल लोगों ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. अगर हमने 15 से 20 साल, मैं तो बात करता हूं अलग तरीके से, 2024 चल रहा है, 1956 से एलआईसी का स्थापना हुआ, तब से लेके आज तक भारत में जो काम करने का तरीका है, वो फिजिकल तरीके से काम चल रहा है, जिसमें 3 स्टेप में काम चलता है. पहला स्टेप, कस्टमर को फोन करके अपॉइंटमेंट मांगो. दूसरा स्टेप, उसके घर जाके उसको प्रेजेंटेशन दो. वो बोलता है सोचकर बताएंगे, तो उसको फॉलोअप करो, उसको फोन करके फॉलोअप करो. ये एक फिजिकल सिस्टम है जिसके अंदर भारत के 14 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर, एलआईसी एडवाइजर काम कर रहे हैं. अब इसमें कुछ रिजेक्शन है. हम कस्टमर को फोन करते हैं, अब हम अकेले नहीं फोन करते हैं, काफी सारा मार्केट में क्रेडिट कार्ड बेचने वाले फोन करते हैं, डेबिट कार्ड बेचने वाले फोन करते हैं, सिम कार्ड बेचने वाले फोन करते हैं, बजाज फाइनेंस के फोन करते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करने वाले फोन करते हैं बजाज. फिर उसके बाद में यानी कि इतने सारे फोन मार्केट में जा रहे हैं. प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी एडवाइजर फोन करते हैं, म्यूचुअल फंड है, ये है, वो है. तो एक कस्टमर अपने जिंदगी में बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, और उसको काफी सारे अननोन फोन आ रहे हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो. तो कहीं तो भी थोड़ा सा इरिटेशन फैक्टर
जो पहले नहीं था, 10 साल पहले इतना नहीं था, अब थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये एक ऑब्जर्वेशन हमारा। उसके कारण क्या हो रहा है, जब एक इंश्योरेंस एडवाइजर फोन करता है अपॉइंटमेंट के लिए, तो बहुत बार ऐसे होता है कि कस्टमर बोलता है टाइम नहीं है, अभी मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, ये हमने करा रखा है, हमारा इंश्योरेंस एडवाइजर है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक पहला चैलेंज हो गया। दूसरा चैलेंज, जब आप किसी के घर जाके प्लान समझाते हो, समझा दिया प्लान, आप 10 लोगों को प्लान समझाइए, 10 में से 6 लोग कहते हैं कि हम सोच कर बताएंगे, आम्ही विचार करू आणि तुम्हाला सांगू। तो इतना सब करके जब वो बोलता है सोच कर बताएंगे, तो ठीक है, हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हम उसको फॉलोअप करते हैं। तो फॉलोअप करते हैं कि 5-6 दिन के बाद कॉल करते हैं। जब 5-6 दिन कॉल करते, एक बार 2 बार 3 बार तो फोन उठा लेते वो, लेकिन बाद में वो फोन उठाना बंद कर देते, कभी कभी, समटाइम्स, है ना। करते और हैं। हम जब 2-4 बार उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद से ये नेगेटिव हम नहीं लेना चाहते शायद से, तो आप भी इंटरेस्टेड उनको नहीं। फोन फॉलोअप करना बंद कर देते हैं। ये 3 पड़ाव में हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम यानी कि सालों से जो बिजनेस कर रहे हैं, भारत का 70-80-90% बिजनेस आज भी इसी सिस्टम के द्वारा हो रहा है। और ये सिस्टम कहीं तो भी ट्रेडिशनल हो चुका है, कहीं तो भी सिस्टम में हो सकता है कि कभी कभी कस्टमर को वो फैक्टर उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो हम इसको, इसके साथ में आपको एक एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, वैल्यू मार्केटिंग के माध्यम से, जिसमें हम कह रहे हैं कि आप अपना वीडियो बनाओ। अभी जूम मीटिंग के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप गढ़चिरौली से, मैं नासिक से, लेकिन हम आराम से बात कर रहे हैं। ऐसे ही जूम मीटिंग के माध्यम से आप कस्टमर को गढ़चिरौली से बैठकर, आप अपने घर में बैठकर नासिक के कस्टमर को प्लान समझा सकते हैं, दुबई के कस्टमर को प्लान समझा सकते हैं, पूरे दुनिया के कस्टमर को प्लान समझा सकते हैं। अभी आपसे पहले मैंने 2-3 दिन पहले बिलासपुर डिवीजन से कौशल्या पुरंजन पटेल पार्टिसिपेंट है हमारे, जिन्होंने 100 आनंदा पूरा किया है, 100 आनंदा, और उन्होंने उनको जोन से बहुत अच्छा सम्मानित किया गया कि आपने 100 आनंदा पॉलिसी किया आनंदा के माध्यम से। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, अगर हम मार्केट में डिजिटल हो रहे हैं, तो हम घर बैठे भी पॉलिसी कर सकते हैं। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन को पूरा करने में 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सालों से चला आने वाला जो सिस्टम है, हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा वक्त लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे सवाल था। मेरा सवाल आपको यह है कि आपने उस वक्त भी प्रोग्राम किया था जब हम आपको ट्रेनिंग देते थे और ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग देते थे, ये हमारा काम था, ठीक है। फिर हमने सोचा कि और क्या कर सकते हैं आपका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाने के लिए। फिर हमने कोचिंग टीम क्रिएट किया। फिर हमारे पास परिणीता मैडम है, निर्मिति मैडम है, पायल मैडम है। इनके माध्यम से ट्रेनिंग के अलावा आप लोगों को डेडिकेटेड 20 से 25 मिनट का 1-to-1 जूम मीटिंग के माध्यम से एग्जैक्टली क्या गलती हो रहा है बताओ, और उसका सोल्यूशन आपको देने के लिए रेडी है। तो ये जो कोचिंग हमने स्टार्ट किया, जो इस बैच में काफी बार आपने देखा होगा, लगभग हर पार्टिसिपेंट के साथ 2 बार 3 बार हम कोचिंग करा रहे हैं। हमारा इंटेंशन क्या है, इंप्लीमेंटेशन बढ़े। और मुझे जितना मेरी टीम हर किसी के बारे में फीडबैक देती रहती है, बात करती रहती है, आपके बारे में भी एक मुझे ऑब्जर्वेशन ऐसा आया कि जब आपका विजन बोर्ड बना रहे थे, आप काफी इमोशनल हो गए थे उस वक्त। और ये अच्छी बात है। देखो, विजन बोर्ड ये हमारे आने वाले 5-10 साल का विजन होता है। तो मुझे बहुत बार हम फीडबैक आते रहते हैं पार्टिसिपेंट्स के बारे में। तो मुझसे तो आप इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं, इसलिए हमारा ट्रेनिंग करिए, मैं जानता हूं। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे एम्प्लॉयज, हमारे टीम मेंबर से भी आप इतना कनेक्ट हो जाते हैं, जब हमारी टीम भी आपको उतना कोऑपरेट कर पा रहे हैं कि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये क्या लगता है आपको, इस एक फीचर को आप कैसे देखते हैं एज अ ट्रेनिंग कंपनी के तौर पे, एज अ सपोर्ट के तौर पे? क्या आपकी जिंदगी में इस प्रकार का 1-to-1 कोचिंग आपके इंप्लीमेंटेशन को बढ़ा सकता है, और कैसे फीलिंग होता है आपको इस प्रकार की सर्विस? बहुत अच्छा फीलिंग होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 1-to-1 सेशन की वजह से मेरे बहुत से पॉइंट क्लियर हो गए हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि नॉलेज बढ़ गया है। तो इम्प्लीमेंट करने की वजह से हम जो 4th स्टेज पे थे, कहीं तो भी हम 6 पे 7 पे आ जाते हैं, अब उसको ग्रो कर पाते हैं 1-to-1 सेशन की वजह से। और आपका तो आपका ये ऑब्जर्वेशन देखना, क्योंकि ये टीचर्स लोग ही ऑब्जर्वेशन करते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पे अटक रहा है, ताकि हम उसको आगे ला सके। तो आपने ये सब ऑब्जर्वेशन करके ही ये सोचा है 1-to-1 सेशन का। तो आपको भी पता चला कि 1-to-1 सेशन से, क्योंकि कुछ कुछ सवाल आपसे नहीं पूछ पाते, सब लोग डर जाते हैं या सीरियस क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते, और आप बहुत बिजी भी रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता आपको पूछना, तो हमारे कंफ्यूजन कैसे क्लियर हो जाएंगे। तो ये 1-to-1 सेशन की वजह से क्लियर भी हो गए हैं, और हम अच्छे से उस पर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। इतना अच्छे से फॉलोअप लेते हैं वो कि हमको सीखना ही पड़ता है कि क्या जवाब देने। तो फॉलो अप और वो लेते हैं। सीखना, हाँ, तो सीखना अच्छा भी लगता है, और हम वो सीख के दिखाते हैं
ताकि हम फीडबैक कैसे दे सके ना, सामने वाला कोई पूछने वाला रहा तो हमको बताना ही पड़ेगा ना, जी। तो बताने के उसमें हम सीख लेते हैं, तो अच्छा लगता है। और पिछले बार भी मैंने एक वीडियो बनाया था आपकी सेशन के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपसे जुड़ गई, आपकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, नॉलेज बढ़ा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाई, जो जरूरतमंद है वो भी मेरे तक पहुंच पाएगा। जैसे मैंने सही है। कहा कि मुझे मदद करना अच्छा लगता है, जरूरतमंद तक पहुंचना अच्छा लगता है। जी। भले कोई करे ना करे, लेकिन मैं सर्विस देके भी मुझे सुकून मिलता है कि मैं किसी के काम आई। तो मुझे हम्म। पॉलिसी मिलने के बाद जितनी खुशी नहीं होती, जितनी हम्म। मुझे सर्विस देने में होती है। क्या बात है, आप एक सर्विस ओरिएंटेड वुमन है ना। जी मेरा दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार हमने अभी डिस्कस किया ट्रेनिंग के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में, तो आपको डेफिनेटली सवाल पैदा होगा ये है क्या। तो वैल्यू मार्केटिंग सिस्टम क्या है? वैल्यू मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम आपको सिखाते हैं कि मार्केटिंग करने से पहले आप वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और बढ़ाना इसको चाहिए। सिखाने के लिए हमने एक 2.5 से 3 घंटे का फ्री वेबिनार रखा है। उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसे ही इंटरव्यू हमने काफी सारे सक्सेसफुल एडवाइजर्स के लिए है। और मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जैसे आप यूट्यूब में जाके चेतना बटुआर मैडम का नाम डाला था आपने, ऐसे ही आप अगर संतोष गारे टाइप करेंगे, संतोष गारे, तो आपको इस प्रकार से हमारा यूट्यूब चैनल दिखेगा। इस चैनल के अंदर बहुत सारे सक्सेसफुल वीडियोस है। संतोष गारे, आप देखिए यहाँ पे इतने सारे इंटरव्यूज के वीडियोस है, और ये सभी लोग सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। किसी भी वीडियो में आप अगर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद में अगर आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन में जाइए तो आपको डिटेल में दिखेगा कि अभी हमारा अपकमिंग 2.5 से 3 घंटे का फ्री वेबिनार इस वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक 2 से 2.5 घंटे का फ्री प्रोग्राम कब है, उसका तारीख क्या है, डेट क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट लेते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप कौन से लिंक को क्लिक कर सकते हैं, जूम डिटेल्स क्या है, और पर्सनलाइज ये मेरा व्हाट्सएप लिंक है जिसको क्लिक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये सभी चीजों को जानने के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले चेतना जी, आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज तक आपने क्या किया, ये आपका आज तक का प्रेजेंस था। 2024 लग चुका है, 2024 के बाद आपने अपना विजन बोर्ड बनाया। अगले 5 साल में एक महिला के तौर पे, अभी 8 मार्च आने वाला है, 8 मार्च को वुमेन्स डे होता है, और महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा दिन होता है जब हम उनको रिवॉर्ड करते हैं, उनके काम को प्रशंसा करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। पूरे दुनिया में इसको मनाया जाता है। मैं एक वुमन के तौर पे आपको सवाल पूछना चाहता हूं, एज अ वुमन, कि जैसे आप बता रहे हैं आपको परिवार को वक्त देना है, आपको अपनी पूजा भी करना है, आपको कस्टमर को भी सर्विस देना है, और ये करते करते आपको काम भी करना है, पैसा भी कमाना है। तो क्या आने वाले 10 साल में ये जो रिवॉल्यूशन है, ये वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि आप एज अ महिला घर बैठे ही अपना 100% बिजनेस कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1, हमें कस्टमर का डिटेल चाहिए, तो हमने आपको ये वैल्यू मार्केटिंग में सिखाया कि गूगल से आप नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। गूगल से आप अपने लोकेशन से पूरे इंडिया के दुनिया के प्रीमियम कस्टमर्स, एडवोकेट है, इंटीरियर डिजाइनर है, सीए है ना, जितने भी प्रकार के प्रोफेशनल्स है, स्किन स्पेशलिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, इनके नंबर्स कैसे निकालना है। फिर हमने आपको सिखाया वीडियो बना के इनको अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच करने के बाद में इनको जूम मीटिंग के माध्यम से प्रेजेंटेशन कैसे देना है। फिर अगर कस्टमर कन्विंस हो जाता है, फिर उसको आनंद ऐप के माध्यम से लॉग इन कैसे करना है। तो अगर पूरा का पूरा सिस्टम रेडी है, और अगर एक महिला चाहे तो घर बैठे अपना बिजनेस कर सकती है, तो स्पेसिफिकली महिलाओं को और स्पेसिफिकली सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को आप इस मंच के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से क्या सलाह देंगी? क्या आने वाले सालों में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये वैल्यू मार्केटिंग सिस्टम सीखना चाहिए? आपकी क्या राय है, क्या सलाह देंगे जिनको नहीं पता आज तक वैल्यू मार्केटिंग क्या है उनके लिए? नहीं सर, वैल्यू मार्केटिंग सीखना चाहिए, और घर बैठे भी हम बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को सर्विस दे सकते हैं। और इस वैल्यू मार्केटिंग की वजह से हम मार्केट में अपनी भी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और लोगों की भी वैल्यू बढ़ा के दे सकते हैं। जी। तो वैल्यू मार्केटिंग नाम में ही उसकी वैल्यू है, जो मार्केट में वैल्यू से बढ़ जाएगी इस कोर्स से, क्योंकि हम उसके कैपेबल बन जाएंगे, कैसे प्रेजेंट करना, किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, क्योंकि बहुत से लोगों को जरूरत होती है अच्छे गाइड करने वाली की, अच्छे सर्विस देने की, अच्छे सजेशन देने वाले की, लेकिन वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। लेकिन ये कोविड के बाद इतना डिजिटल हो गए हैं, मैक्सिमम लोग सर्च करते रहते हैं, तो हाँ, इस बहाने हम वहां तक पहुंच सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा प्लानिंग करा के दे सकते हैं, ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके पीसफुली, और 100% विद इन 5 years, नॉट ओनली एट ए टाइम।
विद इन 5 years में 1 by 1 उनका एडिक्वेट इंश्योरेंस करके आने वाले 20 साल की लाइबिलिटी फुलफिल कर सकते हैं। फिर उसमें बच्चों के एजुकेशन हो, मैरिज हो, रिटायरमेंट हो या हेल्थ के प्रॉब्लम हो, सभी फुलफिल कर सके। तो उसके खर्चे की तुलना में, उसके इनकम की तुलना में उसका आने वाले 20 साल के जो खर्चे है एट प्रेजेंट एट अपसेंट फुलफिल होने चाहिए। इस तरह से उसका एडिक्वेट करने के लिए हमको उनको गाइड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा। मैं ये काफी दिनों से मैं आपको ऑब्जर्व करूं कि आप सर्विस को लेके काफी प्रॉम्प्ट रहती हैं, इसलिए आपने टीम भी रखा और कस्टमर को सर्विस मिलना ही चाहिए। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको पूछना चाहता हूं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आप जो बिजनेस कर रही हैं, तो इस मंच के माध्यम से आप कौन कौन से प्रकार के सर्विसेज कस्टमर को दे सकती हैं? क्योंकि हो सकता है ये वीडियो कोई गढ़चिरौली में कोई कस्टमर भी शायद से देख ले, और अगर वो इतनी अच्छी आप जब बात कर रहे हैं, इतना अच्छा आप सर्विस दे सकते हैं, और अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कौन कौन से प्रकार के सर्विसेज आप कस्टमर को अपने माध्यम से देती हैं, वो एक बार बता दें। जी जी, सर्विस तो बहुत से प्रकार के होते हैं। जैसे पॉलिसी निकालने के बाद जब हम निकालते हैं तब एड्रेस अलग होता है, ऑफिस का होता है, या फिर बाद में उनके घर चेंज हो जाते हैं, तो घर का करना यानी एड्रेस चेंज करना जरूरी हो जाता है। नॉमिनीज भी चेंज करना जरूरी हो जाता है। अभी की एक केस है, एक क्लाइंट की, इसमें अभी उनकी डेथ हो गई है। नॉमिनीज उनकी बीवी थी, बीवी की डेथ पहले ही हो गई, ओहो, तो नॉमिनी चेंज नहीं किया। अभी बच्ची की पॉलिसी में अभी बहुत दिक्कतें आ रही है। अभी उसको तो PWB लेने की वजह से उनके प्रीमियम माफ हो जाएंगे, लेकिन 2-3 पॉलिसी में बीवी नॉमिनीज है और बीवी उनके पहले ही गुजर गई है। तो इतनी सेंसिटिव सब्जेक्ट में भी लोग ध्यान नहीं देते। तो नॉमिनीज चेंज कराना, एड्रेस चेंज कराना, कभी कभी जैसे बच्चे की पॉलिसी निकालने के बाद वो 18 साल का होने के बाद उसमें DAB, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट ऐड करना जरूरी हो जाता है, तो वो हम रिमाइंड करते हैं। ब्रांच ट्रांसफर हो जाता है किसी का, वो करा देते हैं। उनका पोर्टफोलियो बना के देते हैं। कभी कभी बहुत बार उनके पास उनका पॉलिसी का बॉन्ड मिसप्लेस हो जाता है या पॉलिसी लैप्स हो जाती है, चालू करा के देने वाला कोई नहीं रहता है, ब्रांच तक वो जा नहीं पाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन जरिया बन गई, उनको काम आ गई उनकी सर्विस देने के लिए, उनका फाइल बना के देने के लिए। तो मैं उनका फाइल इस तरह से बना के देती हूँ कि जिस तरह से साल आ जाते हैं, जैसे 24, 25, 30, 35, उस तरह से उनका पॉलिसी बॉन्ड लगा के देती हूँ, उनका पोर्टफोलियो बना के देती हूँ। कुछ गैप होंगे तो क्लियर करा के देती हूँ, जैसे मोबाइल नंबर भी ऐड करना, पैन नंबर ऐड करना, अकाउंट नंबर ऐड करना, ये सब लिंक करा के देना, ताकि LIC के अपडेट्स उनको आते रहे, अवेयरनेस उनमें आ जाता है, सब मैसेज आते रहते नाही तो बहुत बार अरे आम्हाला मेसेजच नाही आला, LICचा लेटरच नाही आला, असं त्यांचं म्हणणं असतं। तर तेच एकदम अज्ञातवास मध्ये असल्यानंतर त्यांना कसं मेसेज पाठवणार LIC? ओके, कांटेक्ट में होना चाहिए। तो बहुत अच्छे आप सर्विस दे रहे हैं। हाँ, तो ये सब बहुत सी सर्विसेज होते हैं। ये सब नंबर, पैन हो, आधार हो, मोबाइल नंबर हो, अकाउंट नंबर हो, ये लिंक करा के देना उनका। जैसे एड्रेस नॉमिनीज तो है ही, DAB ऐड करके देना, पोर्टफोलियो बना के देना, ऐसे बहुत से सर्विसेज होते हैं जो उनको देने होते हैं। डेथ क्लेम से रिलेटेड होते हैं, SB के रिलेटेड होते हैं, बहुत से सर्विसेज होते हैं जो हम उनको देना पसंद करेंगे। मैं तो जितना सर्विसिंग कोई मांगता है तो मैं उतना अच्छे से ऑनेस्टी, जब मुझे उसमें कोई बिजनेस भी नहीं देता है फिर भी मैं देती हूँ, क्योंकि वो हमारे LIC के क्लाइंट है, उनको कहीं तो भी सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए। आपका ये कहना है कि अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो शायद से गढ़चिरौली से है और किसी कारण से अगर शायद से उसने आपसे पॉलिसी नहीं कराया, किसी और एडवाइजर से कराया हो सकता है, लेकिन अगर उसको सर्विस का कोई इश्यू है और अगर वो आपको अप्रोच करना चाहे तो क्या वो आपको अप्रोच कर सकता है? हाँ, कर सकता है, और मैं उनको अच्छी सर्विस भी देती हूँ। और बहुत से क्लाइंट ने मुझे ये भी कहा कि मैडम एजेंट चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए वो आपका आप सर्विस देते हो और किसी और को बेनिफिट मिल रहा है। मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे करना अच्छा लगता है करके मैं करती हूँ, लेकिन मुझे अब तक 50-100 लोगों ने कहा कि हमको एजेंट चेंज करके आपको रखना है, क्योंकि आप हमको सर्विस देती हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा, इसमें से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आने वाला जो बोलते हैं ना, आप जितनी भी कंपनीज देखिए, अच्छी सर्विस को ही रिस्पेक्ट मिलता है। और हम लाइफ इंश्योरेंस, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। तो इनिशियल डेज में, आज से 15-20 साल पहले इसका नजरिया अलग था, लेकिन आज की डेट में जब कंपटीशन बढ़ गया है तो जो व्यक्ति अच्छा सर्विस देगा डेफिनेटली कस्टमर उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। मेरा और एक सवाल अलग है थोड़ा सा, क्योंकि आप थोड़ा सा प्रीमियम बिजनेस करती हैं, आपका प्रीमियम भी अच्छा है, 50,000 साल का या उससे ज्यादा का प्रीमियम आप बेचती हैं। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं, फिर मुझे आप आंसर दीजिएगा। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि मार्केट में 4 प्रकार की कारें बिकती है। नैनो कार बिकती है 1-1.5 लाख रुपए की,
मारुति कार बिकती है 7-8 लाख रुपए की, फिर मर्सिडीज कार बिकती है 40-50 लाख रुपए की, और रोल्स रॉयस बिकती है 5-6 करोड़ रुपए की। मेरा मानना यह है कि ये चार जो कार है, इसको खरीदने वाले कस्टमर का सेगमेंट अलग है। जो 1-1.5 लाख रुपए की कार खरीदते हैं वो लोग अलग है, उनकी सोच भी अलग है, उनका खरीदने का तरीका अलग है, उनका खरीदने का ऑब्जेक्टिव अलग है। जो 7-8 लाख रुपए की मारुति कार खरीद रहा है वो सेगमेंट अलग है, उनकी सोच अलग है, उनके सवाल अलग है, उनके प्रॉब्लम्स अलग है। जो 40-50 लाख रुपए की कार खरीद रहा है मर्सिडीज, वो लोग अलग है, उनकी सोच अलग है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में हमें कुछ ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो साल का 25-30 हजार पे कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो साल का 1-2 लाख पे कर सकते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं जो 10 से 15 लाख पे कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी जो 50 लाख 1 करोड़ भी पे करते हैं। सवाल मेरा यह है, अक्सर ऐसा पाया जाता है, मेरा ऑब्जर्वेशन 15 साल लगभग मैंने जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में दिया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि काफी सारे लोग सालों तक इसी सेगमेंट को अप्रोच करते हैं जो साल का ज्यादा से ज्यादा 25 हजार, 50 हजार, 1 लाख तक दे सकता है, और इसी से कभी कभी वो 2-3 लाख रुपए मांगने की अपेक्षा करते हैं, कभी कभी वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं, या फिर हम नहीं पे कर पाते, और उन्हें लगता है कि शायद से कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, जबकि हम सही जगह अगर अप्रोच करें, ऐसे लोगों को अप्रोच करें कि जो हमें ज्यादा प्रीमियम दे सकते हैं, तो हम ज्यादा प्रीमियम ला सकते हैं। लेकिन शायद से हमें सही तरीके से बड़े प्रीमियम देने वाले कस्टमर को अप्रोच करने का तरीका शायद से नहीं पता। जो व्यक्ति मार्केट में 10 लाख का प्रीमियम दे सकता है, ऐसे लोगों को अप्रोच कैसे करना है। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी बड़ा बड़ा प्रीमियम पॉलिसी बेची है, क्या कोई डिफरेंस होता है अप्रोच करने के तरीके में, जो छोटा प्रीमियम देते हैं उनको लेके या फिर जो बड़ा प्रीमियम देते हैं, क्या समझाने को लेके कोई डिफरेंस होता है, क्या समझने को लेके कोई डिफरेंस होता है, क्या उनकी अपेक्षा हमारे से एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टैलेंट के बारे में थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्या होता है आपकी सोच जरा बताए इसके बारे में, बड़ा प्रीमियम पॉलिसी के बारे में स्पेसिफिकली। अच्छा, जो HNI क्लाइंट होते हैं ना, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, और उनको उनके क्वेश्चंस भी होते हैं वैसे, क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं, और उनका बड़े मायने में करने की वजह से उनको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो फुलफिल करानी आनी चाहिए। कभी कभी हम नॉलेज में कम पड़ जाते हैं, कभी कभी कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, बड़े लोगों में उठने बैठने का, बात करने का, वो डर जाते हैं। नॉलेज होता है लेकिन बोल नहीं पाते। जैसे मेरे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर मैंने एक्सपोज नहीं किया तो मेरे नॉलेज का कोई मतलब नहीं है नॉलेज होके। तो कोई लोगों को बड़े लोगों में प्रेजेंटेशन करने में डर लगता है कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। कहीं तो भी उनका नॉलेज नहीं रहता, कहीं तो भी उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और वो नहीं सवाल जवाब कर पाते हैं। और मेरे छोटे भी क्लाइंट है, मेरे स्टाफ है, मेरे ऑफिस के हैं या मेरे घर के स्टाफ है, उनके भी मैंने छोटी छोटी पॉलिसीज निकाली है, 1000 रुपए मंथली वगैरह की। ऐसा नहीं है मैं बड़ा ही प्रीमियम करती हूँ, सभी टाइप के करती हूँ, क्योंकि सामने वाले की कैपेसिटी, उसका बजट को देखते हुए हमको करना पड़ता है। सबसे पहले मुझे उनमें LIC का कॉन्सेप्ट लाना होता है, उसका इंपॉर्टेंस, उसकी नीड, अवेयरनेस लाना होता है, फिर वो अपने अपने बजट के हिसाब से कर पाते हैं। लेकिन जो बड़े क्लाइंट होते हैं, वहां का प्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे तो सर्कुलर लेके भी जाना पड़ा। LIC का सर्कुलर लेके जाना पड़ा बताने के लिए, और उनके सवाल जवाब थोड़े अलग होते हैं, वो नॉलेजेबल होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको भी फुलफिल इंफॉर्मेशन मिल सके। हम इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, इतने बड़े मायने में प्रीमियम दे रहे हैं, तो हमको भी एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कंपैरेटिवली भी। और आपके पास अलग क्या है लोगों से जो हम आपसे ले। जी, बहुत सही है। आपके पास अलग क्या है जो हम लोगों से ना लेते हुए आपसे क्यों ले। जरूर। तो हमको हमारे USB पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना, MSB पॉइंट में, मार्केटिंग के जो यूनिक पॉइंट है वो बताने होते हैं, उनमें अवेयरनेस लाना तो उनमें है, होता ही है। और उन लोगों में जो HNI क्लाइंट होते हैं, मैक्सिमम वो इनसिक्योर रहते हैं, लोन की वजह से, लायबिलिटी की वजह से, बीमारियों की वजह से भी लेते, क्योंकि उनमें बहुत टेंशन रहते हैं। तो उनको सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस पता चलता है। लेकिन कोई बिजनेस के थ्रू देखता है कि मैं इतना पैसा बिजनेस में लगाऊंगा तो मुझे इतना मिलता है, तो इंश्योरेंस में नहीं मिलता इतना, तो वो टर्म को चॉइस करना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे उमंग में टर्म का कॉम्बिनेशन होने की वजह से सेफ्टी भी है, पेंशन भी है, वो भी इंक्रीज होते हुए, तो टर्म का बाप है ना। तो मैं तो इसी बात को लेके एक क्लाइंट के साथ मेरी बहस हो गई थी, जीवन उमंग के लेके। तो मैंने सर्कुलर लेके भी गई, उनको रिटर्न भी बताई, तो अदर कंपनी की तुलना में 7 टाइम्स
7 टाइम्स ज्यादा जीवन उमंग का रिटर्न था। तो उनकी बोलती बंद हो गई, वो भी गारंटेड, जिसमें कम ज्यादा होने का डर नहीं, ना मिलने का डर नहीं। बताने में क्या जाता है, 50 टाइम भी देने वाले बताते रहते, लेकिन मिलना जरूरी है ना। और सर्विसिंग को लेके भी बहुत मायने रखता है। प्राइवेट कंपनियों में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में सर्विसिंग को लेके और क्लेम के वक्त इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती है कि क्लेम तो मिलना दूर, वो डिक्लाइन हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है। तो घर वालों को लगता है कि जिस काम के लिए निकाले थे वो काम ही पूरा नहीं हो पा रहा। तो हमारे एलआईसी में सर्विस भी बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी ऐसे करा देते हैं, प्लान भी इतने अच्छे अच्छे हैं, नीड बेस अगर सेल करते हैं तो। और देने के लिए ही बैठे हैं तो देना तो है ही, तो वेरीफाई तो करेंगे ही कि इंटेंशन कैसा है सामने वाले का। सही है। है ना। आखिरी सवाल पूछता हूं, क्योंकि हम काफी देर से बात करें, वैसे तो बात करते रहेंगे 2-3 घंटा तो भी कम पड़ेगा। एक विचार मैं हमेशा ट्रेनिंग में बोलते रहता हूं, आपको भी बोलूंगा कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक इंश्योरेंस एडवाइजर को ये विचार कितना वैलिड होता है, कितना उसको मैच करता है, और कितना ये उसके जिंदगी में उसके ग्रोथ को लेके उसको हमेशा याद रहना चाहिए कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होने वाली और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप इसे कैसे देखते, बताइए। उसको तो मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, क्योंकि ट्राई अगेन एंड अगेन। अगर नो आ रहा है सामने से, जैसे 10 लोगों को मिली हूँ, 2 नो आ रहा है, अगर मैंने 9 को 20 कर दिया तो मेरे यस भी बढ़ेंगे ना ज्यादा। जी। तो कहने का मतलब है कि मुझे ट्राई अगेन एंड अगेन, कोशिश करते रहना है जब तक हासिल नहीं होना है। और हासिल तो होना ही है, क्योंकि हमारी चीज ब्रांडेड है, रिटर्न अच्छे है, कंपनी रेपुटेड है, सर्विस भी देने वाला अच्छा है। और हमको आज की इनसिक्योर लाइफ में सिक्योर होना जरूरी है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों में वो अवेयरनेस आया है, सेफ्टी का इंपॉर्टेंस पता चला है, इनसिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस पता चल गया है, उसके वजह से वो अवेयर हो गए हैं। तो उनको लग रहा है कि हमारे जैसे ही हमारे घर वालों की जिम्मेदारियां कोई तो भी पूरा करे, जो हमारे साथ भी मदद करे और हमारे पीछे एट एनी कॉस्ट करे। ओके। तो वो रेपुटेड कंपनी ही दे सकती है गारंटेड प्लान, और वो भी ऐसे बंदे से जो फैमिली एडवाइजर की तरह हमेशा टच में रहे। इसलिए मैं मेरे बहुत से क्लाइंट को मेरा नंबर घर वालों को देके रखने के लिए बोलती हूँ। पॉलिसी बॉन्ड के साथ साथ मेरा नंबर भी रख देती हूँ, मेरा एड्रेस वगैरह, कि कभी भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कॉल करे, क्योंकि उसी वक्त हमारा सच्चा रोल है। पॉलिसी देते वक्त तो है ही, लेकिन क्लेम के वक्त हमारा सच्चा रोल है कि उन घर वालों को हमको आधार देना है, जो घर वाले की वजह से उनको कहीं तो भी वो डिस्टर्ब हो गए थे, तो हमको उनको आधार देना है और उस तूफान से बचा के साहिल तक लाना है। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा चेतना जी आपसे बात करके, और बहुत सारे अलग अलग विषयों पे हमने बात किया, और डेफिनेटली हम आपको आने वाले साल के आपके टारगेट को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू।